सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीएस एग्जीक्यूटिव सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर की रिविजनरी क्लास में। बेसिकली हम लोगों ने रिवीजन पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए थे एंड लास्ट में ये टाइम आ गया था मालिक कि जो भी इस अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने मेंशन किए हैं उन सारे अमेंडमेंट के लिए मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूं। लॉजिकली यदि हम लोग देखें तो एसएच इस बार एज कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स एसएच कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन एक दो अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है हो सकती है। तो हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या क्या अमेंडमेंट मेंशन किए हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर मालिक कि इस बार ऐसे कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा भर भर के अमेंडमेंट नहीं दिए हुए जैसा कि उन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में किया था। तो चलो यार, सबसे पहले इन्होंने एक सप्लीमेंट्री इशू की है आईसीएसआई ने, और वो सप्लीमेंट्री डेफिनेटली आपको आपके आईसीएसआई का जो स्टडी मटेरियल वाला जो पोर्टल है वहां पे मिल जाएगा और मैं आप लोगों के ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, सो यू नीड नॉट टू वरी। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें स्टडी मटेरियल, यहां पे इन्होंने दिया है सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए फॉर दिसंबर 2020-21 एग्जामिनेशंस। और आपका एज यू ऑल नो पेपर नंबर 3 होता है मॉड्यूल 1 का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर, जिसको हम लोग एसबीईसी के नाम से भी जानते हैं। चलो भाई, सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में इन्होंने क्या क्या अमेंडमेंट्स मेंशन किए हुए। छोड़ो ना इन सब चीजों को, यहां पे देखो कितने चैप्टर्स में अमेंडमेंट है बेसिक। सो गाइस, यदि हम लोग यहां पर देखें तो बेसिकली ये 4 चैप्टर में अमेंडमेंट्स है। एंड अमेंडमेंट वाले जो चैप्टर है यहां पर दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 में अमेंडमेंट्स है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में एक अच्छा अमेंडमेंट आया हुआ है और एक चैप्टर नंबर 21 में अमेंडमेंट है। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, आराम से इत्मीनान से करेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग यहां पर कोशिश करेंगे कि अब आपको ये लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दोबारा से अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक ही बार प्रॉपर इस लेक्चर को अच्छे से सुन लो। जो भी आपके पास में आपका स्टडी मटेरियल है वहां पर अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स कर लो। यदि अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स नहीं है मालिक तो इस पीडीएफ को आप फर्दर रेफर कर सकते हो इफ व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई पहला अमेंडमेंट क्या है। ओ माय गॉड, वेरी गुड अमेंडमेंट। और यहां पर इन्होंने अमेंडमेंट किया है किसकी डेफिनेशन में? इन्होंने अमेंडमेंट किया है मालिक लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में। ठीक है, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में सर क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं? देखो यार, पहले लिस्टेड कंपनी में ना और भी बहुत सारी कंपनीज को क्या किया जाता था, इंक्लूड किया जाता था। पर यहां पे गवर्नमेंट ने अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एक क्लेरिफिकेशन दे दिया है और उस क्लेरिफिकेशन में बता दिया है कि मालिक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है और फिर भी यदि कोई उसकी दूसरी सिक्योरिटीज वगैरह स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो भी फॉर द सेक ऑफ द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग उनको लिस्टेड एंटिटी नहीं मानेंगे। देखो यहां पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है और गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि देखो जनरल अप्रोच तो ये होती है आपकी कि मालिक जो भी कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है वो लिस्टेड एंटिटी मानी जाती है। लेकिन इन्होंने यहां पर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में और क्लेरिफिकेशन किया है, थोड़ा सा और रिलैक्सेशन लाए हैं और उन्होंने बोला है कि मालिक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है बट कुछ और चीजें लिस्टेड है, लाइक हो सकता है प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, डिबेंचर लिस्टेड है या किसी भी टाइप की नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज जो है यदि उसके वो लिस्टेड है कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, तो भी हम लोग उस कंपनी को यहां पर लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। आओ हम लोग देखते हैं रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है यहां पर गवर्नमेंट ने, क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से, उसको हम लोग यहां पर सम अप करने की कोशिश करते हैं। एंड मालिक एक चीज आप समझना, एसबीईसी में इसका क्या रोल रहने वाला है, कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है, आई डोंट नो, बट मालिक कंपनी लॉ में कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट का आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कंपनी लॉ के पेपर में। चलो देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है। सेक्शन नंबर 2 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 252 जो डेफिनेशन होती है किसकी मालिक, लिस्टेड कंपनी को डिफाइन करता है, वो डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है 252 में। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने नोटिफिकेशन किया था यहां पर, इसमें एक अमेंडमेंट आया था और अमेंडमेंट कब से इफेक्ट में आया था, 22 जनवरी 2021 में। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट, मतलब जो लिस्ट होना चाहती है, सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेबी। ओके, अब आप लोगों ने सेबी के LODR मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करके जो रेगुलेशन है वो भी पढ़ा है, वहां पर भी लिस्टेड कंपनी की एक अलग डेफिनेशन होती है। पर गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना, ये कंपनीज एक्ट 2013 का अमेंडमेंट है, तो चूंकि कंपनीज एक्ट 2013 का अमेंडमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेबी को भी अमेंड करेगा। वहां पर अमेंडमेंट आएगा
या अभी आएगा या बाद में आएगा, इवन वी डोंट नो मालिक, वो तो हमारा जो माई बाप सेबी है वो सेबी ही जानता है। लेकिन अभी ये जो अमेंडमेंट है, ये कंपनीज एक्ट में जो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन है उसको यहां पर इन्होंने अमेंड किया है। इसके रिगार्डिंग इन्होंने यहां पर क्लेरिफिकेशन जो है वो दिए है। देखो सबसे पहले समझो, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन लिस्टेड कंपनी, ठीक है, इनको हम लोग ना लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। और देखो यहां पे पहली बात इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दे दिया है, the central government has been empowered to exclude certain companies based on listing of certain securities on recognized stock exchange as provided by rule in consultation with SEBI from the definition of listed companies। SEBI के साथ में इन्होंने कंसल्टेशन करके क्या किया, यहाँ पर डेफिनेशन को नैरो किया है, छोटा किया है। आओ देखते हैं ना हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला है मालिक, रूल नंबर 2 है कंपनीज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। हम लोग इंडियन कंपनीज को लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। क्या बोलता है ये, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजो टू क्लॉज 52 ऑफ सेक्शन नंबर 2, मतलब 252 की बात कर रहा है। 251 केएमपी का होता है, 252 जो होता है वो लिस्टेड कंपनी का होता है। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शेल नॉट बी ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी, मतलब इन पर्टिकुलर कंपनीज को हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, ठीक है। पहला इन्होंने क्या बोला है, अब पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है वो, which have not listed their equity shares, मतलब जिसके इक्विटी शेयर्स तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, बट इक्विटी शेयर्स के अलावा मालिक यहां पर क्या लिस्टेड है उनके, पहला बट हैव लिस्टेड, मतलब इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, उनके अलावा क्या लिस्टेड है यहां पर, पहली चीज ये लोग बोलते हैं मालिक नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी। नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी मतलब जो कन्वर्टिबल नहीं होगी, जिसमें ऑप्शन नहीं है कन्वर्ट होने का, जो प्योर डेट है, प्योर डेट मींस व्हाट, कि मालिक इशू भी करी थी हमने एज एन डेट और रिडीम भी करेंगे एज एन डेट, वहां पर कंप्लीटली या पार्शियली किसी भी तरीके का कोई भी कन्वर्जन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे देखो ना इन्होंने क्या बोला है, ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी एंड इशू ऑफ लिस्टिंग डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 जहां पर एप्लीकेबल होता है। तो भाई ऐसी कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है बट जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, तो हम लोग आज के बाद से उस कंपनीज को कभी भी लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। सेकंड मालिक इन्होंने बोला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। किसकी बात कर रहा है, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। कैसे ये मतलब नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है मालिक। और ये भी हमने क्या किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ, वही वाला यहां पर किसका बोलता है, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013 के तौर पे हमने क्या किया था, इसको इशू किया था और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा के रखा है, बट इक्विटी लिस्ट नहीं है, तो भी आपकी कंपनी यहां पर लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। ओके, थर्ड मतलब पॉइंट नंबर बी, नेक्स्ट क्या बोलता था, अब यहां पर बात हो रही है प्राइवेट कंपनी की। ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट थे वो किसके रिस्पेक्ट में थे, पब्लिक कंपनी के रिस्पेक्ट में। यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि प्राइवेट कंपनी विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। मालिक देखो ना यार, आप लोगों ने कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर 42 पढ़ा होगा जो कि बात करता है आपसे प्राइवेट प्लेसमेंट की। और प्राइवेट प्लेसमेंट में आप लोगों को चलो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भले ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हो सकते, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपनी जो डिबेंचर से जो डेट है वो डेट क्या कर सकती है मालिक, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पब्लिक को ट्रांसफर कर सकती है। तो जब वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पब्लिक को ट्रांसफर कर सकती है, तो यदि मान लीजिए प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उसने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट करवा लिया है, तो भी हम उसको कभी भी लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। ओके, एंड जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन किसके लिए बोलता है मालिक, पब्लिक कंपनी विच हैड नॉट लिस्टेड देयर शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इनके जो शेयर्स है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, बट आगे देखो ना इन्होंने क्या बोला है, whose equity shares are listed on stock exchange in a jurisdiction as specified in section number 23 subsection 3। यदि आप लोगों बेयर एक्ट से पढ़ते हो या आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। मुझे कंपनी लॉ के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं पता है वो कौन सा चैप्टर है। वहां पे सेक्शन नंबर 23(1) जो होता है ना वो पब्लिक इशू की बात करता है, 23(2) जो होता है ना वो प्राइवेट इशू की बात करता है, एंड 23(3) जो होता है ना वो ऐसे इशू की बात करता है जो आप इंडिया में नहीं करते हो, जो आप कहां पे करते हो, आउटसाइड इंडिया, मतलब एडीआर जीडीआर की बात करता है। तो मालिक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन जिसके शेयर्स कहां पे लिस्टेड है मालिक, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी लिस्टेड है, आउटसाइड इंडियन जुरिस्डिक्शन लिस्टेड है मालिक, तो भी हम लोग उस कंपनी को फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन यहां पर इन्होंने दिया हुआ है। तो जो पहली जो चेंजेस थे, पहले जो अमेंडमेंट थे वो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट था।
कहीं पे भी आ सकता है। एसबीईसी मतलब आपके सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में भी पार्ट ए में इसके ऊपर कुछ 2-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कंपनी लॉ में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट जो है, इन्होंने यहां पर एक अमेंडमेंट किया है, और अमेंडमेंट करने का बेसिक जो पर्पस था वो पर्पस था मालिक सेक्शन नंबर 379 में। आप लोगों को पता होगा सेक्शन नंबर 379 जो कि फॉरेन कंपनी से रिलेटेड डिस्कशन करता है, ठीक है, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड डिस्कशन करता है। हम लोगों ने सेक्शन नंबर 242 में भी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, और यदि आपको वो डेफिनेशन याद हो तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं कि फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, दे आर डूइंग बिजनेस बाय देयर ऑन सेल्फ और थ्रू एजेंट, मतलब चाहे वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है लेकिन बिजनेस कहां पर कर रही है, इंडिया में, चाहे फिजिकली बिजनेस करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करे, चाहे खुद बिजनेस करे या अपने एजेंट के थ्रू बिजनेस करे, तो ऐसी कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोलते हैं दोस्तों, यहां पर फॉरेन कंपनी बोलते हैं। एंड हम लोगों ने ऐसा पढ़ा भी है कि यदि किसी फॉरेन कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स कोई भी इंडियन एंटिटी या इंडियन पर्सन एप्लीकेबल कर लेता है, या उसको अडॉप्ट कर लेता है, या उसको अक्वायर कर लेता है, मालिक एप्लीकेबल करने का मतलब अक्वायर कर लेता है, तो उस केस में उस फॉरेन कंपनीज के ऊपर हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के ऑल ऑफ द प्रोविजन जो है वो क्या हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, यदि 51% या उससे ज्यादा शेयर्स उसके अक्वायर कर लिए बाय इंडियन एंटिटी और इंडियन पर्सन, तो मालिक उस फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजन जो है वो क्या हो जाते हैं, यहां पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड यदि मान लीजिए 51% या उससे कम के शेयर्स अक्वायर किए हैं, तो वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, वहां पर सर्टेन प्रोविजंस में एग्जम्पशंस देके रखी है गवर्नमेंट ने, और ये एग्जम्पशन पहले गवर्नमेंट देती थी अंडर सेक्शन, देखो ध्यान से देखना, अंडर सेक्शन 379(1) में, ठीक है, 379(1) में गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्पशन देती थी, और किन किन सेक्शन से एग्जम्पशन थी, यहां पर 380 से लेकर 386 तक के प्रोविजन में एग्जम्पशन थी, एंड साथ ही साथ सेक्शन नंबर 392 एंड 393 में एग्जम्पशन थी। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर कहां पे थी, समझने की कोशिश करना, आराम से इत्मीनान से समझने की कोशिश करना। अर्लियर ये पावर जो थी गवर्नमेंट के पास सेक्शन नंबर 379 में थी। क्या क्या पावर थी कि सेक्शन नंबर 380 से लेकर 386 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब यहां पर एग्जम्पशन दे सकती है, 392 से एग्जम्पशन दे सकती है, 393 से जो है वो एग्जम्पशन दे सकती है। तो ये एग्जम्पशन देने की पावर गवर्नमेंट के पास पहले कहां पे थी, सेक्शन नंबर 379 सबसेक्शन 1 में थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपनी ही पावर को डिफाइन करने के लिए एक सेपरेट सेक्शन मेंशन कर दिया है यहां पर। आफ्टर द अमेंडमेंट इन्होंने यहां पर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है और अपनी पावर का सेपरेशन कर लिया है, और सेपरेशन करके इन्होंने क्या किया है आपको पता है, यहां पर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, और उस सेक्शन को नाम दिया इन्होंने सेक्शन नंबर 393A। इन्होंने बोला है मालिक कि अब जो भी एग्जम्पशन देने की पावर है गवर्नमेंट के पास, वो सेक्शन नंबर 379(1) से गवर्न नहीं होगी, वो कहां से गवर्न होगी मालिक, सेक्शन नंबर 393A से गवर्न होगी। प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ पावर रिलेटेड टू ग्रांटिंग एग्जम्पशन टू फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो अब ये सेपरेट सेक्शन बना दिया है गवर्नमेंट ने यहां पर अपने आप के लिए, 393A बना दिया। अर्लियर ये गवर्न होता था 379(1) से, ठीक है। तो ये जो 379(1) है मालिक, ये पूरा की पूरा ओमिट हो गया है अब, ठीक है। और जो पार्शियल पावर देने की जो इनके पास जो एक होली एंड सोली कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी अब यहां से रिवोक हो गई, और इसके लिए एक नया सेक्शन आ गया, और नया सेक्शन कौन सा आया है, 393A आ गया है, ठीक है। जरा सा अमेंडमेंट है, ऐसे कोई इतना बड़ा यहां पर अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, देखो ध्यान से, सेक्शन नंबर 393A, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ, किसी फॉरेन कंपनी को, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर द कंपनी हैज और नॉट हैज एस्टेब्लिश, मतलब चाहे अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई हो या नहीं हुई हो, और व्हेन फॉर्म मे और मे नॉट एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे अभी तक उसने इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट किया हो या नहीं किया हो, ठीक है। एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब अपना जो चैप्टर होता है सेक्शन नंबर 379 से लेकर 394 तक के जो प्रोविजन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंपनी, and a copy of every such notification shall as soon as be after it is made be laid before the both the houses of parliament। वो यहां पर एग्जम्पशन दे सकती है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, एग्जम्पशन देने के साथ साथ इनको क्या करना पड़ेगा, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखो ना मालिक क्या बोलता है, ये एक यहां पर एक अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट किसमें आया है, अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 446B।
अगेन ये जो अमेंडमेंट है ये कंपनी लॉ से ज्यादा रिलेटेड है मालिक, बट ठीक है फिर भी इन्होंने यहाँ पर एसबीईसी के सप्लीमेंट्री में दिया है आईसीएसआई ने, हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को इस अमेंडमेंट से फेमिलियर करवाऊं। मालिक एक सेक्शन होता था, सेक्शन नंबर 446B, और ये जो 446B जो होता था ना, ये एप्लीकेबल होता था इन केस ऑफ ओपीसी और स्मॉल कंपनी, मतलब सेक्शन नंबर 262 वाली कंपनी पे और सेक्शन नंबर 285 वाली कंपनी पे। ओके, कौन सा सेक्शन था? 446। देखो 447 से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हो, आपका फेवरेट सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 446। जब भी कंपनी में कुछ गलत हुआ तान दो सेक्शन नंबर 447 की बंदूकें। सेक्शन नंबर 446 जो है वो बोलता है, पहले बोलता था, देखो ये जो ओल्डर प्रोविजन था ना, ओल्डर पेनल प्रोविजन की यदि मैं बात करूं तो ये बोलता था मालिक कि जो भी पेनल्टी है ना, जो भी पेनल प्रोविजन है ना, वो पेनल प्रोविजन ओपीसी और स्मॉल कंपनी के ऊपर जस्ट हाफ लगेगा, 50% लगेगा। मतलब जो भी नॉर्मल पेनल्टी है उस नॉर्मल पेनल्टी का 50% पोर्शन ही जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा मालिक? ओपीसी और स्मॉल कंपनी के ऊपर। वाई? बिकॉज यार छोटी छोटी कंपनी है, अभी इनका नया नया साल है, पहली पहली बार है, छोटी छोटी कंपनियां है, छोटा छोटा बिजनेस करती है, यदि इनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टी लगाई तो मालिक ये कंपनियां बनने से पहले क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। सो इनको गवर्नमेंट ना आश्रय देना चाहती है, इनको गवर्नमेंट ना थोड़ा सा फेवर करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो ओल्ड पेनल प्रोविजन था जो कि 50% की बात करता था, पहले इसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन थी कि फुल पेनल्टी नहीं लगेगी। ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में यदि कोई डिफॉल्ट होता है तो केवल और केवल कितनी पेनल्टी इंपोज होगी मालिक? 50%। अब इन्होंने इस सेक्शन में और लिमिट डाल दी है, मतलब 50% की लिमिट तो जो है वो एज इट इज है, पर यहां पर इन्होंने मैक्सिमम मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर दी है और रिलैक्सेशन दे दिया इनको कि भाई देखो यदि उड़ता हुआ तीर कभी आपको लगा भी ना तो इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आपको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। सो डोंट वरी, डोंट बी फियर्ड मालिक, आप लोगों को बिल्कुल ब्रेव तरीके से बहादुरों की तरह बिजनेस करना है, आपको डरना नहीं है। यदि बिजनेस करते करते आप लोगों से कोई गलतियां भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 50% वाली जो लिमिट थी उसको हम लोग और प्रिसाइज कर लेते हैं और एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देते हैं कि मालिक आप कुछ भी कर लो लेकिन इससे ज्यादा पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। और देखो इन्होंने क्या बोला, पहले अपन लोग ओल्ड प्रोविजन देखते। ओल्ड प्रोविजन क्या था? इन्होंने बोला मालिक कि सेक्शन नंबर 446B, notwithstanding anything contained in this act, if a 1% company or small company fails to comply with the provision of subsection 5 of section number 92, मतलब ये किसकी बात हो गई आपको पता है? एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न जो सेक्शन नंबर 92 की बात करते हैं, एनुअल रिटर्न, ठीक है। और आगे इन्होंने क्या बोला है मालिक? सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 117 एंड सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 137, मतलब फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी विद इन 30 डेज करना पड़ता है। आप लोगों ने 137 कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा। सच कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ द सच कंपनी लाइबल टू बी पेनल्टी which shall not be more than कितना 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 1/2 of the penalty specified in such section, 1/2 of the penalty specified in such section, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो पेनल्टी मेंशन है उसका आधा ही पेनल्टी इनके ऊपर लगेगा, उससे ज्यादा पेनल्टी इन लोगों के ऊपर नहीं लगने वाला था। ये पुराना प्रोविजन था। नाउ नया प्रोविजन क्या आया है आप यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। द न्यू पेनल प्रोविजन वुड बी कि सेक्शन नंबर 446B इन्होंने बोला है notwithstanding anything contained in Companies Act 2013, if penalties payable for non-compliance of any of the provision of Companies Act 2013 by OPC and small company, and साथ ही साथ यहां पर एक और वर्ड ऐड कर दिया इन्होंने, स्टार्टअप कंपनीज एंड प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी को भी यहां पर इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। यदि उन्होंने कोई डिफॉल्ट किया है तो भाई मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो पहले कितनी थी? shall not be more than half of the penalty specified in such provision subject to maximum। अब इस लिमिट को इन्होंने यहां पर और प्रिसाइज कर दिया है और डिफाइन कर दिया है कि बोले खूब से खूब यदि पेनल्टी लगी भी तो कितनी पेनल्टी लगेगी? मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ कंपनी एंड 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन इज द केस में भी। तो प्रिसाइज कर दिया, कंपनी के लिए मैक्सिमम कितना लगेगा? आप 2 लाख रुपीज, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए अब कितनी पेनल्टी लगेगी मालिक? 1 लाख रुपीज मैक्सिमम। ठीक है, तो वो जो 50% था 50% उसको भी इन्होंने और प्रिसाइज कर दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशन मैक्सिमम। यदि वो 50% आपका 2 लाख और 1 लाख से ज्यादा होता है तो अब उस केस में आपको मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो कितनी लगेगी दोस्तों? 2 लाख रुपए ऑन कंपनी, मतलब 2 लाख रुपीज ऑन कंपनी एंड 1 लाख रुपीज ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। करेक्ट है? तो यहां पर इन्होंने और इसको सिस्टमेटिक कर दिया है और छोटी कंपनियों को सहारा दे दिया है और इन्होंने बोला है कि मालिक आपको किसी भी टाइप से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होती है जिसको यहां पर इन्होंने अब डिफाइन कर दिया है सेक्शन नंबर 378A में, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊंगा, एक अमेंडमेंट यहां पर भी है प्रोड्यूसर कंपनी के केस में भी, देखते हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी। और स्टार्टअप कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस लॉ, और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने DIPP से, DIPP मतलब इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड अफेयर से क्या मिल गया, इनको रजिस्ट्रेशन मिल गया है। ऐसी कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोलेंगे, स्टार्टअप कंपनीज, करेक्ट, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, छोड़ दो, ऐसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके 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 ओके, यहां पर सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, देखो आप ध्यान से। ओके, नाउ द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अबाउट व्हाट, स्मॉल कंपनी। वैसे आप लोगों को पता है कि ये स्मॉल कंपनी का जो अमेंडमेंट है, स्मॉल कंपनी का अमेंडमेंट हम लोग क्लास में कवर कर चुके हैं, ठीक है। बट और एक बार प्रिसाइजली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मालिक जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी करी होती है या पुराने नोट से पढ़ लिया होता है, उन लोगों के लिए ये अमेंडमेंट काम का है। आप लोग ध्यान से सुनना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली जो ICAI ने CA इंटरमीडिएट का एग्जाम लिया है, वहां पर 3 नंबर के लिए ये स्मॉल कंपनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंपनी, डिफाइन स्मॉल कंपनी। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने एक सेपरेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अटेम्प्ट में भी ये स्मॉल कंपनी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखो इन्होंने क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन नंबर 2, मतलब 285 की बात कर रहा है मालिक, जहां पर स्मॉल कंपनी को डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब स्मॉल कंपनी के लिए पहले जो लिमिट थी वो 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट थी, एज यू नो वेरी वेल। पहले जो पुरानी लिमिट थी मालिक वो 50 लाख और 2 करोड़ की थी, कि 50 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल और 2 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, टर्नओवर। यदि उससे ज्यादा है, एक्सीड है, फिर आप स्मॉल कंपनी नहीं माने जाओगे, आप नॉर्मल कंपनी माने जाओगे। नाउ यहां पे इन्होंने क्या किया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना। यहां पे इन्होंने बोला है कि पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड, अब लिमिट हो गई है यहां पर 2 करोड़ एंड 20 करोड़। तो 2 करोड़ जो है वो किसके रिस्पेक्ट में हो गया है, पेड अप शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में, और 20 करोड़ जो है वो किसके रिस्पेक्ट में हो गया है, टर्नओवर के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। डिटेल्स ऑफ चेंजेस, और डिटेल्स ऑफ चेंजेस में इन्होंने क्या बोला है मालिक, देखो ध्यान से, कि पहले जो 50 लाख था उस 50 लाख को इन्होंने रिप्लेस कर दिया 2 करोड़ से, ठीक है। और जो पहले 2 करोड़ था आपका टर्नओवर, उस 2 करोड़ को रिप्लेस कर दिया इन्होंने 20 करोड़ से, ठीक है। डन ना, सिंपल है, ऐसे यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नाउ मालिक अब क्या बोलता है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब पहली बात तो ये कि पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब क्या यहां पर कैलकुलेशन होने वाला है, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज एंड विच मे बी एक्सटेंड अप टू 10 करोड़। ये गवर्नमेंट अपनी पावर को यूज करके कर सकती है, लेकिन जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिमिट है वो कितनी है, 2 करोड़ रुपीज, ठीक है। और टर्नओवर कितना बोल दिया इन्होंने, 20 करोड़, विच में भी एक्सटेंड अप टू 100 करोड़, लेकिन हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम की जो लिमिट है वो कितनी है, 20 करोड़ रुपीज, ओके। और ये तो पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है कि ये पर्टिकुलर टाइप्स की कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। होल्डिंग सब्सिडरी हो गया, सेक्शन 8 कंपनी हो गया, और ऐसी कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके बनी हुई कंपनी होती है, करेक्ट। नाउ आगे देखो, एक और चेंजेस है, और इस बार जो चेंजेस आया हुआ है मालिक, ये आया है February 11, 2021। ऐसे भी फरवरी मंथ मेरी क्लास के सारे नालायकों का फेवरेट मंथ होता है, बिकॉज यहाँ पर पूरे के पूरे ये त्योहारों वाला मंथ होता है। फरवरी में कितने सारे त्योहार आते हैं। यदि तुम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन दे दूं। मैं बात करता हूँ मालिक, यहाँ पर शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि एक बड़ा पावन पर्व होता है, जब मेला लगता है, शिव भगवान का, शंकर भगवान का मेला लगता है, और उस मेले में मेरी क्लास के सारे बच्चे जाते हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये त्योहारों वाला मंथ होता है। फरवरी मंथ बड़ा अच्छा लगता है, बसंत ऋतु आती है, यहाँ पर बसंत पंचमी आती है और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, ठीक है। तो भाई जिस तरीके से हरियाली हरियाली होती है, मैं एनवायरनमेंट की हरियाली की बात कर रहा हूँ, चारों तरफ एनवायरनमेंट में हरियाली होती है, ये मौसम ना बड़ा खुशनुमा होता है, ये मंथ बड़ा खुशनुमा होता है, और मेरी क्लास के बच्चों को ये मंथ ना बड़ा पसंद होता है, सारे के सारे नालायक बच्चे। अब एज आई टोल्ड यू अर्लियर मालिक, जब भी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाता था प्रोड्यूसर कंपनी, तब मैं वहां पर यूज करता था सेक्शन नंबर 581B, ठीक है। मतलब सेक्शन नंबर 581 से स्टार्ट करता था। 581B में तो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते थे ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, कि यदि ये ऑब्जेक्ट है आपके तो आप प्रोड्यूसर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता था कि 581A से लगा के 581ZT तक का एक पूरा की पूरा चैप्टर था कंपनीज एक्ट 1956 में, जो कि एप्लीकेबल होता था प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर। नाउ यहां पर अब इन्होंने कर दिया है एक बड़ा बदलाव, और बड़ा बदलाव यह कर दिया है कि अब प्रोड्यूसर कंपनी के लिए हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शंस का रेफरेंस नहीं लेंगे मालिक। अब हम लोगों को यहां पर रेफरेंस लेना है सेक्शन नंबर 378
ए है आई थिंक सो, जहां तक मुझे पता है, सेक्शन नंबर 378 ए, करेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये पर्टिकुलर सेक्शन अब यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर प्रोड्यूसर कंपनी, और प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर अब ये पर्टिकुलर सेक्शन एप्लीकेबल होगा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हम लोग देखेंगे 378 ए ही है जहां तक मेरी नॉलेज में है मालिक, अपन लोग आगे और यहां पर देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्या बोलता है, यहां पर इन्होंने बोला है कि अमेंडमेंट हुआ था और सेक्शन नंबर 465 को अमेंड किया है इन्होंने, ठीक है। और प्रोड्यूसर कंपनी का फर्स्ट प्रोविजो सेक्शन जो है वो 465(1) में यहां पर इन्होंने डलवाया है। और जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 का जो सेक्शन था, उस सेक्शन को इन्होंने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओके, अभी देखो ना यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनी रूल 2020-21, और ये भी लॉन्च कर दिया इन्होंने सेक्शन के साथ में, ये पर्टिकुलर रूल को भी क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया। और देखो मैं आपको बिल्कुल सही बोल रहा था, ये 378 ए में पूरा की पूरा प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड जो बातें हैं वो मेंशन कर दी गई है। डेफिनेशन एक्ट का मतलब, जब भी हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर एक्ट का मतलब होगा कंपनीज एक्ट 2013, और सेक्शन का मतलब होगा कि सेक्शन मीन सेक्शन ऑफ द एक्ट, और कौन से एक्ट के सेक्शन रेफर करेंगे हम लोग, कंपनीज एक्ट 2013 के, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स ए सोसाइटी रजिस्टर्ड or deemed to be registered under any law relating to cooperative society for time being in force। आगे इन्होंने क्या बोला है, words and expression used in this rule but not defined and defined in the Companies Act 2013 और in the Companies ये 2014। और इन्होंने बोला है कि ठीक है भाई, जो रूल्स वगैरह है वो रूल्स यदि डिफाइन करके रखे हुए तो हम लोग इसको एज इट इज यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बात बोली है, ध्यान से देखना है, दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली ये वाला पॉइंट और अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे भाई, देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला है चेंजेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इन्होंने बोला है मालिक कि कोई भी कंपनी, ठीक है, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर कंपनी जब अपने वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो उस केस में इनको क्या करना पड़ेगा मालिक, एक पर्टिकुलर प्रोविजन को, एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल्स कहां पर मेंशन है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में मेंशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, ये एक अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे पूरे की पूरे अमेंडमेंट वाले पार्ट से, कि हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है मालिक। और क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, मतलब जो प्रोड्यूसर कंपनी है, उस प्रोड्यूसर कंपनी के पास मान लीजिए जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस रखा हुआ है, तो उस बैलेंस को वो कहां पे यूटिलाइज कर सकती है। पहले ना ऐसे कोई इतनी वाइडर डेफिनेशन नहीं थी, कोई वाइडर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कोई वाइडर प्रोविजन नहीं थे विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व बाय प्रोड्यूसर कंपनी। बट यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 में इन्होंने क्या किया है, इसको समहाउ मैनेज किया है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेगुलेट किया है, रेगुलेट करके बताया है मालिक कि आप प्रोड्यूसर कंपनी के जो जनरल रिजर्व है, उस जनरल रिजर्व के बैलेंस को इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही यूटिलाइज कर सकते हो। और कहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, सबसे पहला इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट, यूनिट्स एंड बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी और शेड्यूल बैंक, आप यहां पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक है आप वहां पर भी क्या कर सकते हो, उनके वहां पर या तो आप डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो या उनमें किसी भी टाइप से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वेदर इन एनी अदर शेड्यूल बैंक, आप किसी भी शेड्यूल बैंक में इसको डिपॉजिट कर सकते हो। इन द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां पर इन्होंने बोला है कि जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ऐसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब पीएफआई, इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। और सिक्योरिटी को डिफाइन कहां पे करके रखा है इन्होंने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन कहां पे करके रखा है इन्होंने, 272 में, करेक्ट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो मालिक, इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है यार, देखो आप लोगों ने ना ऐसा कि ऐसे टॉपिक पढ़ा हुआ है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने यहां पर बोला, जैसे आपने सेक्शन नंबर 71 पढ़ा होगा डिबेंचर का, कि जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है या जो डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है, डीआरआई, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है सेक्शन नंबर 71 सबसेक्शन 4 में, करेक्ट। अभी सुनने की कोशिश करना, आपको पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है प्रोड्यूसर कंपनी का जो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में हो,
मतलब जिसके ऊपर आपने चार्ज क्रिएट नहीं करके रखा है, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है और जो लेस रिस्की एरिया में आपने मेंशन करके रखा है, आप ऐसी जगह पे क्या कर सकते हो मालिक, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत इन्होंने यहां पर प्रिसाइज किया है ताकि जो प्रोड्यूसर कंपनी मालिक, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो फार्मर वगैरह लोग होते हैं, यदि उनकी मेहनत से आपने कोई जनरल रिजर्व बनाया है तो उस जनरल रिजर्व को आपको रिस्की प्लेस पे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सेफर प्लेस पे क्या करना है, उसका इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने अलग से रूल बना दिया है। नाउ नेक्स्ट वन, ओ यस, क्या गजब का यहां पर इन्होंने चेंजेस किया है। ठीक है, अब जो चेंजेस हुआ है ना, वो चेंजेस हुआ है यहां पर हमारे अजाइल फॉर्म में। ठीक है भाई, इस फॉर्म में पता नहीं एमसीए को हर बार कुछ ना कुछ चेंज करने में मजा आती है। मतलब ऐसा हो गया है कि एमसीए जब तक इन फॉर्म में चेंज ना करे ना, तब तक उसको ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी में कुछ काली खाली रातें रह गई है, सुनी सुनी सी आहटें रह गई है और कुछ नहीं बचा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने इस बार यहां पर ना एक और चेंज किया है। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि ये आईएनसी 35 कब लगता है? आईएनसी 35 लगता है, देखो आईएनसी 32 हमको पता है, 33 हमको पता है, 34 हमको पता है, और बचा क्या? 35। ठीक है, 32 आपका होता है स्पाइस प्लस, 33 होता है आपका EMOA, 34 होता है आपका EAOA, और 35 जो होता है ना, अर्लियर मैं जब भी आपको पहले पढ़ाता था मालिक, तो इसको मैं बोलता था अजाइल प्रो। अब ये अजाइल प्रो जो है ना, ये क्या बन गया है आपका पता है क्या? एक अमेंडेड फॉर्म बन गया है, और इस अजाइल प्रो को इन्होंने एक नए नाम के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है विथ सर्टेन चेंजेस। और सर्टेन चेंजेस इन्होंने क्या मेंशन करे आपको पता है क्या? वो चेंजेस मेंशन करे हुए इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। कैसे चेंजेस मेंशन करे हुए मालिक? इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस मेंशन किए हुए हैं। उन्होंने क्या बोला कि पहले हम लोगों को जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया, उसी के साथ हम लोग जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जब जीएसटी के लिए अप्लाई करते थे तो वहां पर ना आधार वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था। ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों से क्लास में कई बार बातें करी हुई है कि जब भी हम लोग हमारे क्लाइंट की कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो अब एक ऑप्शन आ गया है कि हम लोग अजाइल के थ्रू डायरेक्टली जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता था कि आधार का जो वेरिफिकेशन होता था ना, उसके लिए एक सेपरेट मैसेज आता था क्लाइंट के फोन पे, और क्लाइंट यदि उसको वेरीफाई करता था उसी के बाद वो जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब इन्होंने इस प्रोसेस को और भी सिंप्लीफाइड कर दिया, और इन्होंने बोला कि मालिक आपको अलग से आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही आप सारी डिटेल भर दो, आपका डायरेक्टली जीएसटी के लिए भी एप्लीकेशन वहां पर चला जाएगा। पर क्या ये जीएसटी का एप्लीकेशन विद कंपनी इनकॉर्पोरेशन लेना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है मालिक? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये ऑप्शनल था, ऑप्शनल है। बट पहले जो 2 वे वेरिफिकेशन प्रोसेस था, अब उस 2 वे वेरिफिकेशन प्रोसेस को उन्होंने सिंपल प्रोसेस बना दिया है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो अजाइल प्रो में जो अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट आया है मालिक कि अब आपको 2 वे आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, डायरेक्टली यहां पर ऑप्शन आ जाता है, डू यू विश टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यदि आप यहां पर यस कर दोगे तो इससे ही आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अलग से आधार वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब एक नॉर्मल अमेंडमेंट है यहां पर। देखो यार, आप लोगों को एक चीज पता होगी मालिक, ठीक है, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि एमसीए में ना ऐसी छोटी छोटी ना अथॉरिटीज होती है, छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं। यहां पर भी एक ऑफिस, नया ऑफिस स्टेब्लिश किया है इन्होंने, और जो नया ऑफिस स्टेब्लिश किया उसको नाम क्या दिया है? सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। ठीक है, ऐसा आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि हमारे एमसीए में काफी सारे एसटीपी करके फॉर्म होते हैं, एसटीपी। और ये एसटीपी फॉर्म ऐसे होते हैं मालिक कि जैसे ही आप एमसीए के पोर्टल पे जाओगे, ये फॉर्म फिलअप करोगे, ये फॉर्म फिलअप होते सहित ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? प्री अप्रूव्ड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर कोई किसी भी टाइप का कोई भी रीसबमिशन आने का चांसेस नहीं होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब रन फॉर्म फाइल करते हैं, जो पहले रन फॉर्म फाइल करते थे, अब हम लोग रन नहीं, अब यहाँ पे स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म हम लोग फाइल करते हैं फॉर नेम अप्रूवल। हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए स्पाइस प्लस फॉर्म कंप्लीट फाइल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएनसी 32, आईएनसी 33, आईएनसी 34, आईएनसी 35। अभी अजाइल पढ़ के आए ऊपर। तो जब भी इसमें कोई एरर होती थी तो एरर के बाद में इसमें क्या आता था मालिक? रीसबमिशन आता था। जब भी हम लोग एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते थे, एलएलपी का फॉर्म जब फाइल करते थे, यदि उसमें कोई एरर है तो एमसीए जो छोटा बाबू है आरओसी, वो आरओसी क्या करता था? हमको रीसबमिशन के लिए भेजता था। अभी क्या होता है कि आरओसी के पास, एमसीए के पास कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो कि एसटीपी प्रोसेस पे चलते हैं। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये फॉर्म जैसे ही फाइल किया वैसे ही क्या हो जाते हैं मालिक? की अप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने यहां पे क्या बोला कि यदि मान लीजिए ऐसे कोई फॉर्म वगैरह हमको यहां पर फिलअप करना है, तो वो फिलअप करने के बाद उस अथॉरिटी को यहां पर रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया है। उस अथॉरिटी का नाम है सीएससी, मतलब सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर बना दिए गए हैं कि अब जो फॉर्म आप एसटीपी के थ्रू फाइल करते थे, जो ऑलरेडी प्री स्क्रूटनाइज्ड है,
जिनकी स्क्रूटनी नहीं होगी बाद में, जो प्री अप्रूव्ड है, जो बाद में आपके डिपार्टमेंट वाले कभी भी उसको ओपन करके नहीं देखेंगे। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करके देखेंगे। तो आप जब ये फॉर्म अपलोड कर रहे हो, इस फॉर्म को आप प्रॉपरली चेक करके, प्रॉपर तरीके से आप इसको सिग्नेचर करके, प्रॉपर तरीके से इसको सर्टिफाइड करके आप क्या करोगे, ये फॉर्म अपलोड करोगे। और यदि मान लीजिए इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हैं। और यहाँ पर एमसीए ने एक नई अथॉरिटी बिठा दी है और उस अथॉरिटी का नाम क्या है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर्स। ठीक है, चलो मालिक आगे नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, अब वो अमेंडमेंट आया है यहां पर कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड। ओके, किससे रिलेटेड अमेंडमेंट है यहां पर, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी, मतलब चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड यहां पर एक अमेंडमेंट आया है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को यहां पर ना ओपीसी से रिलेटेड बातें भी करनी रहेगी, जो कि हम लोग यहां पर अकॉर्डिंगली करते हैं। ओपीसी में मेजर अमेंडमेंट आया है, मेजर चेंजेस आए हैं, उन मेजर चेंजेस को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश भी करेंगे। नाउ सबसे पहले यहां पे ये क्या बोलता है, ये हमारे लिए काम का नहीं है, ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। ओके, देखो भाई सबसे पहली चीज, ओमिटेड कंटेंट, क्या पुराने लॉ में लिखा हुआ था, और पुराना लॉ मतलब बिफोर अमेंडमेंट क्या चीज थी, उसको ओमिट करके अब ये नई चीज क्या लाए हैं, हम लोगों को यहां पर ये देखना रहेगा। देखो मालिक, पहले इन्होंने क्या बोला था, वेयर नो ऑर्डर, ओ आपको याद आया क्या कि 30 डेज के अंदर अंदर आरडी को कन्वर्जन ऑफ कंपनीज के लिए, ठीक है, जो एप्लीकेशन हम लोगों ने दी है उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है 30 डेज के अंदर अंदर, है ना। पुराना प्रोविजन आप लोगों को मैंने बहुत जो क्लास में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया था मालिक कि 30 डेज में आरडी को परमिशन देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। देन उसके बाद में मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। यदि आरडी वहां पर चुप है और आरडी ने 30 दिन के अंदर अंदर कुछ नहीं बोला, आपको कुछ जवाब नहीं दिया, आपकी कदर नहीं करी भाई, आपका अनादर कर दिया था, तो आपकी अनादर का, आपकी कदर नहीं करने का अंजाम आरडी को इस वजह से, इस तरीके से भुगतना पड़ता था कि आफ्टर 30 डेज इट इज डीम्ड टू बी अज्यूम कि आपने जो नोटिस दिया है वो आरडी ने एक्सेप्ट कर लिया है। भाई अब यहां पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट को लगा कि यार गलत हो रहा है, फट गई यहां पर गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो 30 डेज वाली जो लिमिट थी ना, उस 30 डेज वाली लिमिट को इन्होंने क्या कर लिया है, ओमिट कर लिया है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, वी आर नो ऑर्डर, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, वी आर नो ऑर्डर ऑफ अप्रूवल और रिसबमिशन और रिजेक्शन हैज बीन explicit made by regional director within a stipulated period of 30 days। ये 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने नहीं किया। It shall be deemed to be the application stand approved and the approval order shall be automatically issued to the applicant। ऐसा मान लिया जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि भाई वो जो रूल है वो रूल ओमिट हो गया है, ठीक है। एंड फॉलोइंग सब रूल हैज टू बी सब्सटीट्यूटेड, नेमली, अब क्या बोल दिया इन्होंने, ध्यान से देखना मालिक आप, इन्होंने बोला है मालिक, वेयर एन ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनल डायरेक्टर ऑन एग्जामाइन द एप्लीकेशन हैज स्पेसिफाइड ऑब्जेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेम शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग विद द रीजनल डायरेक्टर, शैल होल्ड अ हियरिंग और हियरिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर इनको हियरिंग वगैरह करनी थी। एज रिक्वायर्ड द डायरेक्ट द कंपनी टू फाइल एन एफिडेविट एंड रिकॉर्ड ऑफ कंसेंसस, ये सारी चीजें मालिक यहां पर इन्होंने मेंशन करके रखी थी विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, करेक्ट। बट अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने क्या बोला है, इन केस वेयर नो कंसेंसस इज रेफर्ड इन क्लॉज 1 द आरडी में अप्रूव द कन्वर्जन इफ ही इज सेटिस्फाइड हैविंग रिगार्ड्स द ऑल द कम्युनिकेशंस ऑफ दिस केसेस दैट द कन्वर्जन वुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो क्या कर सकता है, वहां पर ऑर्डर पास कर सकता है, करेक्ट। तो एक ये मेजर चेंजेस था मालिक, और बहुत मेजर चेंजेस था कि वो जो 30 डेज वाली जो ऑटोमेटिकली वाली जो लिमिट थी, वो लिमिट यहां से इन्होंने क्या कर दी, रिमूव कर दी है। मतलब अब ऐसा नहीं होगा, यदि आरडी 30 डेज में रिप्लाई नहीं भी करता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं मालिक, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। यहां पर एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बिकॉज इस वजह से काफी सारी जो कंपनीज थी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड मानी जाती थी। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो ना, यहां पे समझो सब फटाफट से। अब यहां पर जो चेंजेस आया है, मेजर चेंजेस जो आया है मालिक, मेजर चेंजेस, बड़ा चेंजेस है यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ओपीसी। ओ माई गॉड, ओपीसी के रिस्पेक्ट में यहां पर बड़े चेंजेस हुए हैं, और ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप एसबीसी के पेपर की बात करो, चाहे आप कंपनी लॉ के पेपर की बात करो, दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करना। यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि जो ओपीसी में इन्होंने बोला था कि ओपीसी में जो मेंबर होगा वो रेसिडेंट होना चाहिए, और रेसिडेंट के साथ साथ सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंट होना चाहिए मालिक, और रेसिडेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला था कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज, ठीक है, प्रीवियस ईयर में वो क्या बोला था इन्होंने, 182 डेज कहां पे रहना चाहिए मालिक, इंडिया में रहना चाहिए। आपको पता है
ये रेसिडेंट एंड सिटीजन वर्ड भी हटा दिया इन्होंने, एंड 182 डेज को रिप्लेस कर दिया है 120 डेज। बट यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये चेंजेस केवल और केवल फॉर द पर्पस ऑफ ओपीसी हुआ है, आप इसको कहीं और अप्लाई मत करना, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ ओपीसी हुआ, ये जो चेंजेस हुआ ये केवल और केवल फॉर द पर्पस ऑफ ओपीसी हुआ है, ओपीसी, ओके। आई एम टेलिंग यू मालिक। तो ओपीसी के रिस्पेक्ट में पहला चेंज, अभी और भी चेंज है, अभी आपको रुकना है यहां पे, ध्यान से सुनना है, आपको ऐसे कोई जल्दीबाजी नहीं करने का है। सबसे पहला चेंज कि मालिक अब एक फॉरेन पर्सन भी इंडिया में ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। पहले ऐसा लिखा हुआ था कि रेसिडेंट होना चाहिए एंड रेसिडेंट एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बट अब इस लिमिट को इन्होंने यहां पर खत्म कर दिया, इस बात को खत्म कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि मालिक कोई भी पर्सन जो है ना, एनी रेसिडेंट, चाहे वो इंडिया का हो या ना हो, वो क्या कर सकता है, इंडिया में ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मतलब एक फॉरेन पर्सन भी है ना, फॉरेन सिटीजन भी इंडिया में क्या कर सकता है, ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। पहले बोला था कि 182 डेज या उससे ज्यादा वो इंडिया में रिसाइड करना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि 182 डेज की जगह 120 डेज भी यदि वो रेसिडेंट है इंडिया का, तो भी वो क्या कर सकता है, इंडिया में ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और ये दोनों पॉइंट यहां पर मेंशन किए हुए मालिक, ये देखो 120 182 डेज को हटा के, और रेसिडेंट इन इंडिया, द वर्ड वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक और चीज है, मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट आई वांट टू से मालिक। आपको पता है पहले कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, पता नहीं पेंसिल की दिक्कत दे रहा है भाई, ठीक है, वापस से मैं इसको रिमूव करके लिखता हूं। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ ओपीसी जो होता था ना, वो दो तरीके से होता था। एक तो होता था मालिक वॉलेंटरी कन्वर्जन, और एक होता था कंपलसरी कन्वर्जन। आपको पता है, समझना, आप बात को ध्यान से समझना मालिक, जो वॉलेंटरी कन्वर्जन जो होता था ना, वहां पर ऐसी लिमिट थी कि ओपीसी को यदि वॉलेंटरीली कन्वर्ट करवाना है तो एटलीस्ट 2 इयर्स तो एज एन ओपीसी काम करना ही पड़ेगा। और कंपलसरी कन्वर्जन के केस में जैसे ही सेक्शन नंबर 285 की लिमिट ये लोग क्रॉस करते थे, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर क्या करना पड़ता था, इनको कन्वर्ट होना पड़ता था एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। और ये पूरा की पूरा प्रोसीजर हम लोग कहां पे पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 12 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने पूरा की पूरा प्रोसीजर पढ़ा हुआ है मालिक, प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करना। चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने पूरा की पूरा प्रोसीजर पढ़ा हुआ था कि जब ओपीसी को वॉलेंटरीली कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, और जब कंपनी को, मतलब ओपीसी को हम लोगों को कंपलसरीली कन्वर्ट करवाना है ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ लिमिट ऑफ 285, उस समय के क्या प्रोविजन है वो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो कंपलसरी के केस में एडिशनल रिक्वायरमेंट होती थी और वॉलेंटरी के केस में एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। नॉर्मल रिक्वायरमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते थे, यहां पर उनका कन्वर्जन करवा देते थे मालिक। यू नो व्हाट, गवर्नमेंट ने क्या किया इस बार, गवर्नमेंट ने बोला है मालिक कि अब कंपलसरी कन्वर्जन के प्रोविजन को विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी हम लोग रिवोक करते हैं, हम लोग वापस लेते हैं, और यदि किसी ओपीसी ने ये लिमिट क्रॉस भी कर दी है ना, तो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कंपलसरीली कन्वर्ट करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है। और जैसे ही इन्होंने यहां पर ये प्रोविजन मेंशन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब मैं चैप्टर नंबर 12 में कन्वर्जन ऑफ ओपीसी पढ़ूंगा ना, तो अब मुझे कंपलसरी कन्वर्जन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब मुझे केवल और केवल क्या पढ़ना है वहां पर, वॉलेंटरी कन्वर्जन। तो अब यहां पर कंपलसरी कन्वर्जन जो होता था अब वो खत्म हो गया है ओपीसी के केस में। ओपीसी के केस में एक और चीज हुई है, जो पहले सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन था, अब वो रेसिडेंट एंड सिटीजन ऑफ इंडिया वर्ड खत्म कर दिया है, उस पॉइंट को कट कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि वेदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज, मतलब चाहे कहीं का भी निवासी हो, वो इंडिया में ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। पहले 182 डेज के प्रोविजन थे, वो 182 डेज के प्रोविजन को इन्होंने यहां पर क्या कर दिया है, 120 डेज से रिप्लेस कर दिया है। कंपलसरी कन्वर्जन वाले प्रोविजन को खत्म कर दिया है, मतलब अब ओपीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ओपीसी यदि चाहे तो नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस वजह से मेरा अब ये जो कन्वर्जन वाला जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता था, जो टॉपिक पढ़ता था, अब वो टॉपिक मुझे चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने की जरूरत नहीं है मालिक। ध्यान से देखना, आपका पढ़ाई का काम मैं कम कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ओमिटेड कंटेंट क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ओमिटेड कंटेंट क्या है। ओमिटेड कंटेंट है, नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज बियॉन्ड दी 50 लाख रुपीज, वो जो पुराना 285 की लिमिट थी वो, और एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज से, ठीक है। अब इन्होंने यहां पे क्या डाल दिया है, आप ध्यान से देखना मालिक, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% company shall alter its memorandum and article by passing resolution in accordance with the subsection number 3 of section number 122 of the Companies Act 2013 to give effect
टू द कन्वर्जन एंड मेक नेसेसरी चेंजेस एंड इंसिडेंटल डेयर टू, उससे रिलेटेड चेंजेस वो कर सकती है। आगे देखना अब ध्यान से क्या बोला इन्होंने, A 1% company may be converted into private company or public company other than a company registered as section 8। वो section 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसके अलावा वो किसी भी टाइप की कंपनी में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। आगे इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर इंक्रीजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एंड डायरेक्टर्स टू 2 or 7 और मेंबर 2 or 3 डायरेक्टर्स as the case may be, maintaining the minimum paid up share capital as prescribed in the Companies Act 2013 for such class and classes of the companies, और सेक्शन नंबर 18 जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 18 जो होता है वो किसका होता है, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज का होता है। ठीक है, साथ ही साथ अब इन्होंने बोल दिया कि आपको केवल और केवल एक ही फॉर्म फाइल करने की जरूरत है, दैट इज INC 6। पहले INC 5 भी लगता था इन केस ऑफ कंपलसरी कन्वर्जन, लेकिन अब कंपलसरी कन्वर्जन खत्म कर दिया तो INC 5 की रिक्वायरमेंट भी इन्होंने क्या कर दी, खत्म। INC 6 से ही आपका पूरा की पूरा जो काम है वो काम चल जाएगा। आगे इन्होंने क्या बोला है कि आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो अदर देन सेक्शन 8 कंपनी विथ फीस। साथ ही साथ आपको क्या लगेगा, ऑल्टर्ड MOA AOA लगेगा, चूंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर कराओगे तो BM में BR और GM में SR करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन लगेगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रपोज मेंबर कौन कौन है और डायरेक्टर्स कौन कौन है उनकी कंसेंट लगेगी यहाँ पर। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगेगा। एंड ऑन बीइंग satisfied that the requirement stated have been complied with, the registrar shall approve the form and issue the fresh certificate of incorporation। देखो, और यहाँ पर जो उन्होंने चेंजेस किए उस चेंजेस को इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने बोला है हैव अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज or less and average annual turnover during the relevant period is 2 crore rupees is less has been omitted। मतलब अब वो कंपलसरी कन्वर्जन खत्म कर दिया है। ठीक है, द वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 ये अगेन ओमिटेड कर दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने INC 5 फॉर्म जो मैंने आपको क्लास में इतना चिल्ला के पढ़ाया था मालिक, वो भी खत्म हो गया है। ठीक है, और डिटेल्स ऑफ चेंजेस 182 डेज को अब रिप्लेस कर दिया इन्होंने किससे, 120 डेज से। और जो रेसिडेंट था वो रेसिडेंट की जगह इन्होंने यहाँ पर एनी पर्सन कर दिया है। ठीक है, एनी पर्सन कर दिया है। ओके मालिक, और ये भी जो पर्टिकुलर था ये भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, डन। नाउ जो नेक्स्ट चेंज है अब वो आता है आपके पार्ट बी से रिलेटेड है। एंड पार्ट बी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने किया है MSME। और ऐसे यदि हम लोग MSME की बात करें ना तो MSME में हर एक अटेम्प्ट में चेंजेस आ रहे हैं और फाइनली अभी आप लोगों के अटेम्प्ट में भी यहां पर कुछ चेंजेस इन्होंने किए हुए हैं। तो यहां पे यदि हम लोग पार्ट बी से अमेंडमेंट की बात करें तो एक अच्छा अमेंडमेंट बोल सकते हैं भाई MSME में, जैसा हर बार अमेंडमेंट होता है इस बार भी यहां पर इन्होंने कुछ क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश करी है और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है फॉर MSME। और MSME के लिए इन्होंने यहां पर लाए हैं ये उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखो, उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो कहानी है ना वो बहुत पहले से चलते हुए आ रही है, मतलब टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ना यहां पर कुछ चेंजेस करते रहती है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो EM रजिस्ट्रेशन था, दैट इज एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम 1 फॉर्म भी बोलते थे, एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम 2 फॉर्म भी बोलते थे। देन उसके बाद में यहां पर उद्योग आधार आया था और EM1 EM2 को खत्म करा, उद्योग आधार को भी इन्होंने रिप्लेस किया और अब रिप्लेस करके कौन सा ले आए है, उद्यम आधार। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में अमेंडमेंट हुआ है। सो मार्क माय वर्ड्स गाइस, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर नंबर 13 एक ऐसा चैप्टर है जो कि पार्ट बी में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर होता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली यहां पर कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSME भी हुई है। सो मालिक, आप लोगों को जितने भी कंफ्यूजन होते थे विद रिस्पेक्ट टू MSME की डेफिनेशन, सर कौन सी डेफिनेशन अप्लाई होगी, सर लिमिट क्या अप्लाई होगी, कोई एक अटेम्प्ट पुराना बच्चा, 2 अटेम्प्ट पुराना बच्चा, रिसेंटली पढ़ा हुआ बच्चा, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू MSME की लिमिट पे। ठीक है, MSME की लिमिट कौन सी होगी उस पर कंफ्यूजन रहता था। तो अब यहां पर सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूट ने रिवाइज डेफिनेशन दे दी है MSME की, विच वर एप्लीकेबल ऑन ईयर December 2020-21 अटेम्प्ट, जो कि आपके अटेम्प्ट के ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। एंड साथ ही साथ जो भी वहां पर उद्योग आधार थे, ठीक है, जो भी वहां पर आपका एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम था, ठीक है, IM EM जो भी थे वो सारे खत्म करके इन्होंने क्या कर दिया, एक ही बोल दिया है कि अब आपको स्विच करना पड़ेगा विद उद्योग आधार, आपको उद्योग आधार पे जो है वो स्विच करना पड़ेगा। नाउ लिसन गाइस, यहां पर सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और अब इस डेफिनेशन में यहां पर इन्होंने टर्नओवर को भी इंक्लूड किया है। और पहले यदि मैं MSME की बात करूं तो MSME में केवल और केवल आते थे मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर आते थे पहले, यहां पर केवल यहां पर ट्रेडिंग की एक्टिविटी करने वाले लोग नहीं आते थे। बट जो नई डेफिनेशन है उस नई डेफिनेशन में इन्होंने ट्रेडिंग करने वाले लोगों को भी यहां पर इंक्लूड कर लिया है।
मतलब जिनका रिटेल काउंटर है, जो बिजनेस करते हैं, जिनका ट्रेडिंग का बिजनेस है मालिक, अब वो लोग भी यहां पर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। दे कैन ऑल्सो ट्रीटेड एज एमएसएमई, यदि उन्होंने अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो क्या बोलते हैं, इन द लाइन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया टॉप फोकस ऑन इमर्जिंग एमएसएमई इन द कंट्री। ठीक है, बेहतरीन तरीके से एमएसएमई के लिए ये काम करना चाहते हैं, और एमएसएमई से रिलेटेड फिर इन्होंने बहुत सारे अपने लॉजिक भी दिए हुए हैं कि मालिक एमएसएमई एक किसी भी, यदि आप डेवलप्ड कंट्री की ग्रोथ को देखो तो डेवलप कंट्री की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले वहां के मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बिजनेस वाले होते हैं। तो चूंकि हम इंडिया एज एन ग्रोइंग कंट्री, ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हम लोग यहाँ पर हम लोग डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो हम लोग भी एमएसएमई को यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस डेफिनेशन में बदलाव किया और फाइनली कुछ डेफिनेशन को इस तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। एंड एंटरप्राइजेस shall be classified as micro, small and medium enterprises on the basis of the following criteria, namely पहला क्राइटेरिया क्या है, अब माइक्रो एंटरप्राइजेस, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, स्मॉल एंटरप्राइजेस, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इन 3 एंटरप्राइजेस को यहां पर इन्होंने डिफाइन किया है। सबसे पहला क्या बोला है, पहले बात होती थी केवल और केवल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की और इक्विपमेंट की। ठीक है, अब साथ ही साथ इन्होंने यहां पर एक और वर्ड ऐड कर दिया है, इट इज अबाउट व्हाट, टर्नओवर। टर्नओवर की भी लिमिट को डाल दिया है। ठीक है, ये लिमिट आपको याद करनी रहेगी मालिक, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिमिट आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की परम प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखो ये क्या बोलता है, सबसे पहले इन्होंने बोला है वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप कौन सी एंटिटी माने जाओगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस माने जाओगे। माइक्रो के बाद यदि मान लीजिए आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आप स्मॉल माने जाओगे अप टू दी सर्टेन लिमिट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 और टर्नओवर जो है वो कितना हो गया 50। अच्छा, इधर था 1, इधर था 10, इधर था 5, इधर था 50। ओके, आगे बढ़ता हूं ना मैं। आगे इन्होंने क्या बोला है कि यदि मान लीजिए आप और बड़े हो तो भी आप मीडियम एंटरप्राइजेस माने जाओगे यदि आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड्स 50 करोड़ है, एंड टर्नओवर जो है ना वो आपका कितना है 50 करोड़ रुपीस, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 50 करोड़। यहां पर कुछ ना कुछ गलत है भाई, मुझे इस लिमिट में डाउट है। प्लांट एंड मशीनरी पे ये कितना बोल रहा है 50 करोड़, नॉट एक्सीड्स 50 करोड़ रुपीस, एंड टर्नओवर भी कितना बोल रहा है ये, सॉरी यहां पर टर्नओवर जो है मालिक वो है 250 करोड़। ओके, वही तो मैं बोलूं कि ऐसा क्या हो रहा है यहां पर, करेक्ट है ना। तो प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करना, 1 मिनट आराम से, इत्मीनान से। ठीक है, फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला, माइक्रो और स्मॉल, है ना। देखो मैंने यहां पे पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी, इट्स माय फॉल्ट मालिक। यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि यहां पर 250 करोड़ था। मैं हाइलाइटर का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। यहां पर 250 करोड़ था और यहां पर कितना है 50 करोड़। वही तो मैं बोलूं कि ऐसा क्यों हो गया है। ठीक है, देखो ना, सब में 5 का मल्टीप्लाई करते हुए चलना है आप लोगों को। देखो कैसे 5 का मल्टीप्लाई करना है, इधर था आपका 1 करोड़, 1 करोड़ में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 करोड़। ठीक है, यहां पर यदि मैं बात करूं स्मॉल एंटरप्राइजेस की, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में 10 करोड़, 10 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 करोड़। यहां पर कितना था मालिक 50 करोड़, 50 करोड़ में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 250 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है। ठीक है, ध्यान रखना है 2 लिमिट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर के बेसिस पे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करते हुए चलना, सो सिंपल। तो आपको याद हो जाएगा, बेसिकली लिमिट याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आपको ध्यान रखना है। आगे इन्होंने क्या बोला है, प्लीज समझने की कोशिश करना। उद्यम रजिस्ट्रेशन, भाई पहले था आपका ईएम था, EM1 EM2 करके था। ठीक है, इसको IM भी बोलते थे, EM भी बोलते थे, वॉट एवर यू वांट टू से। फिर आया उद्योग, ठीक है, फिर आया उद्योग आधार। ये उद्योग आधार भी खत्म कर दिया इन्होंने। अब कौन सा लिया, ये उद्यम। आपको पता है उद्यम रजिस्ट्रेशन अब से जो भी नई MSME रहेगी, यदि उनको अपना रजिस्ट्रेशन लेना है तो उनको उद्यम आधार के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट। और जिन्होंने पहले EM लेके रखा हुआ है, IM लेके रखा हुआ है, जिन्होंने उद्योग आधार बना के रखा हुआ है, उन सबको फ्रीली गवर्नमेंट ने एक्सेस करने की परमिशन दी है और बोला है कि विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस, हम लोग आपसे कोई भी सिंगल रुपये नहीं लेंगे मालिक, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। केवल और केवल आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक वेबसाइट पे जाना है, उस वेबसाइट पे जाके अपने उद्योग आधार की डिटेल डालनी है और उद्योग आधार की डिटेल डालकर हम लोग आपको मैन्युअली कन्वर्ट कर देंगे इन उद्यम आधार। मतलब देखो ना, जिन्होंने, अरे सिंपल ऐसा समझो यार
कि जिनके पास पहले एमएसएमई के कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली अब उनको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप किस में कन्वर्ट हो जाओ, उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाओ। और जो नई कंपनी या नई एंटिटी या कोई भी नया पर्सन यदि एमएसएमई का स्टेटस लेना चाहता है तो उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फ्री में गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना के रखा हुआ है। कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार पैन कार्ड ऐसे करके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके थ्रू आप क्या करवा सकते हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो जो नेचुरल पर्सन रहेगा वहां पर तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके जो भी 2-3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पर ही आप उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन के केस में, कंपनी और एलएलपी के केस में, वहां पर आपको जीएसटी आईएन की भी डिटेल वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। आओ फटाफट से देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। यहां पे इन्होंने बोला है मालिक कि उद्यम इज एन ऑनलाइन एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, किस चीज का, of filing of registration which enables MSME to obtain registration without any documents and fees। भाई कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई फीस नहीं। इट इज अ ग्लोबली बेंचमार्क, भाई ये देखो ना, फिर से ये सब सारी बातें बताएंगे। एंड अ रिवोल्यूशनरी स्टेप टूवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के उद्यम आधार के कॉन्सेप्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर रही है। किसके अंडर में आता है मालिक? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज ऑल्सो commence API integration of Udyam registration portal with GIM, so MSME can be participate in government procurement easily। ठीक है, मतलब इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी वगैरह को भी यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या बोला, एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में फिल या में फाइल उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। किसी भी टाइप का कोई भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होगा मालिक, आपने जो डिक्लेरेशन दे दिया हमने वो मान लिया। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनी करने के बाद कोई क्वेरी वगैरह रेस करे। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको क्या करना है, यहां पर पहले ही मेंशन कर देना है। ठीक है, सही सही मेंशन करना है, पहले ही मेंशन कर देना है, विथ नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेपर, सर्टिफिकेट्स और प्रूफ। और आगे इन्होंने क्या बोला है, ऑन रजिस्ट्रेशन एंड एंटरप्राइजेस रेफर टू एस उद्यम, हम लोग क्या बोलेंगे अब इनको, उद्यम बोलेंगे। इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी असाइन अ परमानेंट आइडेंटिटी नंबर टू बी नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जिसको अपन लोग बोलेंगे यूआरएन बोलते हैं इसको, करेक्ट है। एंड ई सर्टिफिकेट नेमली उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको अपन लोग बोलते हैं यूआरसी shall be issued on the completion of the registration process। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मालिक, ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या क्या स्टेप्स है उनकी। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन शेल बी एज प्रोवाइडेड इन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस ऑनलाइन पोर्टल पे जाना पड़ेगा। देयर विल बी नो फीस, कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी। आधार नंबर शेल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, आधार नंबर लगेगा मालिक। अब आधार में भी देखो ना, आप वेराइटी देखो, द आधार नंबर शेल बी ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, मैनेजिंग पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड एचयूएफए केस में किसका लगेगा मालिक, कर्ता का लगेगा। इन केस ऑफ कंपनी एंड एलएलपी, मतलब जो भी आपकी बीओपी या बीओडी होती है, ठीक है, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बीसी जो होती है मालिक, उनके केस में, चाहे आप कंपनी की बात कर लो, एलएलपी की बात कर लो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर लो, ट्रस्ट की बात कर लो, इस केस में क्या लगेगा कि जो भी उसका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो प्रोवाइड करेगा आपको जीएसटी आईएन पेन अलोंग विथ इट्स आधार कार्ड, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसका आधार कार्ड भी लगेगा। ठीक है, इन केस एन एंटरप्राइजेस इज ड्यूली रजिस्टर्ड एज उद्यम विथ पेन एंड डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर when it did not have pen shall be filed self declaration basis, एक self declaration फॉर्म देना पड़ेगा यदि उसके पास में कोई पेन वगैरह नहीं है तो। नो एंटरप्राइज shall file more than one उद्यम रजिस्ट्रेशन, मालिक आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके पास में एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा, भले ही आप मल्टीपल टाइप के अलग अलग बिजनेस करते हो। जैसे मैं बात कर लूं कि चलो मैं मेरी बात करता हूं कि मैं मान लीजिए पढ़ाता भी हूं, मेरे कचौरी पोहे का दुकान बिजनेस भी है मालिक, मेरे पास में ऑटो चेन भी है, मेरा कार ड्राइविंग स्कूल भी है, मेरी एडवर्टीजमेंट एजेंसी भी है मालिक, मेरी मेज भी चलती है, मैं मेज भी चलाता हूं मालिक, मेरे हॉस्टल्स भी है। आई एम डूइंग मल्टीपल वर्टिकल बिजनेस, तो भी मुझे केवल और केवल एक ही उद्यम लेना है और उस एक उद्यम में मैं क्या करूंगा, सारी की सारी जो डिटेल है वो डिटेल ऐड कर दूंगा। एंड यदि मान लीजिए सेल्फ डिक्लेरेशन में आपने यदि कोई भी झूठी मूठी डिटेल दी है तो जो एमएसएमई एक्ट का सेक्शन नंबर 27 है, उस सेक्शन नंबर 27 के अंतर्गत हमको यहां पर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिटिंग एंटरप्राइजेस, उनको क्या करना पड़ेगा, ऑल दी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस अंडर ईएम पार्ट 2, देखो मैंने आपको बताया था ये एंटरप्राइजेस मेमोरेंडम होता है, एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम होता है,
और यूएएम शैल रजिस्टर अगेन, उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड किए गए थे उनको रिक्लासिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस registered prior to 30 June 2020 shall continue to be valid only for a period up to 31st of March 2021। यदि मान लीजिए इसके आने से जस्ट पहले ही आपने यदि आधार या ईएम वगैरह लिया है तो वो यहीं तक वैलिड होगा, 2021 तक ही वैलिड होगा, मार्च तक। उसके बाद तो कंपलसरीली आपको उद्यम आधार लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और कौन इसको गवर्न करती है मालिक, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है वो इसको गवर्न करती है। सो ये जो अमेंडमेंट है मुझे ऐसी गट फीलिंग है कि अमेंडमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है चैप्टर नंबर 13 से, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। ऐसे यहाँ पर हार्ड कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मालिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है। नाउ नेक्स्ट पार्ट सी। हर बार यहां से भी अमेंडमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और इस बार अमेंडमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। ठीक है, और इस अमेंडमेंट को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको कुछ चीजें लिंक करवाऊंगा कि पहले प्रोसेस क्या होती थी, अब प्रोसेस क्या होती है, पहले प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम थी, अब प्रोसेस को इन्होंने क्या किया है, सिंप्लीफाइड बनाने की कोशिश करी है। मालिक आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 21 पढ़ा होगा तो वहां पर ना CIRP होता था, CRIP। और इस CRIP का मतलब क्या होता था, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होती थी ना, इसको ऐसा बोला जाता था कि मालिक ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। फटाफट स्पीड अप करने के लिए, लिक्विडेशन के मैटर को खत्म करने के लिए, जल्दी जल्दी से समाप्त करने के लिए यहां पर आईबीसी 2016 में एक CIRP करके एक प्रोसेस लाए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। पर ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस थी ना मालिक, इसमें भी बहुत सारा स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, आपको अलग अलग स्टेप जो है ना वो फॉलो करनी पड़ती थी कि पहले इसका अप्रूवल लो, फिर इसको अपॉइंट करो, फिर वो आगे प्रोसीजर करेगा। ठीक है, फिर वो 330 डेज 300 डेज वाले कुछ जो प्रोविजन थे वो प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होते थे। बट बिलीव मी और नॉट, ऐसा कभी भी रियल लाइफ में कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो यहां पर अब एक नया सिस्टम आया है, कोविड सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एक नया सिस्टम आया है, और उस नए सिस्टम को इन्होंने क्या बोला है पता है, PRIRP। ठीक है, क्या बोला इसको, PRIRP। देखो फिर से बोलता हूं, PRIRP। तो जो CIRP जो था ना उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने फॉर MSME फॉर सर्टेन स्पेसिफिक एंटिटी, कि अर्लियर इनके ऊपर CIRP होता था, उस CIRP को इन्होंने रिप्लेस करके अब क्या बना दिया है, PRIRP बना दिया है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, पहले जो आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो प्रोसेस था ना उसको अब इन्होंने क्या बता दिया है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बना दिया है। देखो यदि मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक, मतलब जितना मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने जितना समझा है इसका, यदि मैं आपको बिल्कुल बेसिक सेंस बताऊं ना, तो CRIP और PRIRP में क्या डिफरेंस है आपको पता है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है पता है, ये बड़ी सिंपल और सीधी है। जैसे भाई हम लोग देहाती लोग यार, यदि हम लोग बात करें ना कि हमको इतना लॉ वॉ समझ में नहीं आता है, हम लोग जब भी किसी डीलिंग में बैठते हैं ना, जब भी हमको कोई चीज लेनी देनी होती है ना, तो हम लोग ना इतने मल्टीपल डायमेंशन से उसको मेजर नहीं करते। हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं, देख भाई बैठक में बैठे इतने रुपए में जम रहा है तो दे दे, नहीं जम रहा है तो कैंसिल कर, ये सौदा मेरे को नहीं जमेगा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, यस या नो। और हम लोग वहां पर जो सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट कैसे करते हैं, पार्टी आपस में सेटलमेंट करती है। यू नो व्हाट, ये CIRP में ना सेटलमेंट जो होता था ना वो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू होता था, और ये इंटरमीडिएटरीज ना बड़ा टाइम लगा देते थे सेटलमेंट करने में। ये जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो नया सिस्टम आया है फॉर MSME, इन्होंने बोला देखो मालिक पहले ही तुम छोटे मोटे लोग हो, पहले ही तुम छोटे मोटे लोग होने के साथ साथ तुम्हारे पास में टाइम की कमी है, रिसोर्सेज की कमी, और तुम्हारी ऐसी जिंदगी में लगी पड़ी है। हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं PRIRP में, मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, कि आपको ना ये CIRP की प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली यहां पर ना देखो एक वर्ड लिखा हुआ है मालिक, BRP, मतलब बेस रिजोल्यूशन प्लान करो। और ये बेस रिजोल्यूशन प्लान किसके साथ करोगे आपको पता है क्या, यदि मान लीजिए कंपनी को अपने क्रेडिटर को पैसा देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं कि XYZ लिमिटेड, ठीक है, एक MSME है, इसको अपने क्रेडिटर को पैसा देना था, पर चूंकि अब ये क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पा रहे, इनके पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है मालिक, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बेकार है, बिजनेस बंद था, कोविड की वजह से भाई प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेस को रन करने में। अब ये क्रेडिटर के पास खुद ही चले जाते हैं और बोलते हैं देखो साहब हमको आपको 10 लाख रुपए देने थे ना, हमारे पास में देने के लिए 10 लाख नहीं है, हमारे पास देने के लिए 20 लाख नहीं है, हमारे पास देने के लिए 50 लाख नहीं है, हम आपको मैक्सिमम इतना ही दे सकते हैं, क्या आप इतना पैसा लेकर अपनी डेट फॉरगो कर सकते हो क्या?
तो मालिक यदि मान लीजिए ये जो BRP जो है ना, ये BRP मतलब क्या हुआ, बेस रेजोल्यूशन प्लान। इट मींस व्हाट कि यहां पर यदि हमने पर्सनली अप्रोच किया क्रेडिटर को और क्रेडिटर बोलता है कि ठीक है यार हमको ना CIRP में नहीं जाना है, विदाउट गोइंग CIRP हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहां पर सेटलमेंट करना चाहते हैं। मालिक ये एमिकेबल सेटलमेंट है, ये फटाफट वाला सेटलमेंट है। और अगेन आई एम टेलिंग यू, ये तो केवल और केवल एक ऑप्शन दिया है, इट इज नॉट मैंडेटरी। मतलब यहां पर तो ये जो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है ना, इट जस्ट एन ऑप्शन कि यदि आपको फटाफट स्पीड अप करना है तो आप PRIRP से क्या कर सकते हो, इस रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको यह नहीं करना है तो स्टिल आपके पास CIRP का मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर का जो पूरा की पूरा प्रोसेस है, जो पूरा की पूरा सिस्टम है, वो तो आपके लिए अवेलेबल है। तो देखो इन्होंने क्या बोला, ये दोनों ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि यदि आपने ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप CIRP नहीं कर सकते हो, और यदि आपने CIRP में आप चले गए हो तो फिर आप PRIRP में नहीं आ सकते हो। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है जो कि एमिकेबल और स्पीड अप सेटलमेंट के लिए है, और ये केवल और केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, MSME के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज समझने की कोशिश करना, एक नया अमेंडमेंट, एक बेहतरीन तरीके का अमेंडमेंट है कि आपको ये प्रोसेस से नहीं जाना। भले आप इसको शॉर्ट प्रोसेस बोलते थे, लेकिन अगेन अपने आप में ये लॉन्ग प्रोसीजर था। आपको यहाँ पर बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज को, ठीक है, उसके बाद में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वगैरह अथॉरिटी, इन सबको अपॉइंट करना पड़ता था, वो सारी की सारी चीजें करते थे। इसकी जगह आप क्या कर लो मालिक, डायरेक्टली BRP बना लो, ठीक है, बेस रिजोल्यूशन प्लान बना लो। और पर्सनल सेटलमेंट, पर्सनली आप क्रेडिटर से मिल लो और क्रेडिटर को बोल दो देखो भाई जिंदगी में हमारे लगे पड़े, यदि आप चाहते हो कि आपको आपकी डेट मिले मालिक, तो प्लीज हमारे साथ में आप फटाफट से क्या कर लो, यहां पर सेटलमेंट कर लो। और यदि वो सेटलमेंट हो जाता है तो वेरी गुड, और यदि सेटलमेंट नहीं होता है तो मालिक फिर हम लोग कहां पे जाएंगे, CIRP में तो जाना ही है। तो अब एक चीज समझ जाओ आप, मैं आपको यहां पर फटाफट से समअप करता हूं। नया नया अमेंडमेंट है, नया नया कॉन्सेप्ट है, और ये प्री पैकेज्ड का मतलब क्या होता है भाई, पर्सनल सेटलमेंट कर लो आप, तो जो सेटल तरीके उसी तरीके से सेटल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों में से एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके पास, कभी भी ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ना, सबसे पहली चीज, इसके लिए अभी तक केवल और केवल इन्होंने ना इतने से सेक्शंस वगैरह मेंशन करके रखे हुए, इसके बारे में डिटेलिंग कुछ भी देके नहीं रखी है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब जब नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट जब होगा, तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग जो है वो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। अभी इन्होंने केवल और केवल सेक्शंस के रेफरेंस दिए हुए यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है मालिक, The provisions governing PRIRP are available in Insolvency and Bankruptcy Code 2016, जो कि सेक्शन नंबर 54A से लेके 54P तक का डिस्कशन पढ़ने मिलेगा। मैंने भी नहीं पढ़ा है अभी तक, बट अभी डिटेल में आ जाएगा ये। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक नया रूल आ गया है 2021, अभी सिर्फ रेफरेंस दे के रखा है, डिटेल में आएगा आगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आएगा। अपन को नहीं पढ़ना भाई, अपन को इसी अटेम्प्ट में निकलना है। ठीक है, और इसको कौन मैनेज करेगा पूरा की पूरा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स बने हुए हैं। मालिक ध्यान से देखना, एलिजिबिलिटी फॉर PRIRP मतलब कौन कौन लोग एलिजिबल है और कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये 6 कंडीशन है, ये 6 कंडीशन आपको यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन देखो, उससे पहले क्या बोलता है, कॉर्पोरेट डेटर। अच्छा, यहां पर एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा फॉर PRIRP, यहां पर कॉर्पोरेट डेटर जो है ना, मतलब MSME, जिसको खुद को पैसे देने हैं, किसी क्रिएटर को पैसे देने, वो खुद ही जाकर क्या कर देगी, वहां पर एप्लीकेशन फाइल कर देगी। ठीक है, वो खुद ही जाकर एप्लीकेशन फाइल करेगी, कॉर्पोरेट डेटर ही एप्लीकेशन फाइल कर देगा। विच इज एन क्या होना चाहिए, MSME। ठीक है, और MSME का मतलब क्या, सेक्शन नंबर 7, अभी अपन ने चैप्टर नंबर 13 के लिए उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, उसी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, पर यहां पर इन्होंने क्या बोला, इफ इट इज कमिटेड डिफॉल्ट, एटलीस्ट डिफॉल्ट जो है वो कितने का होना चाहिए, 10 लाख रुपए का होना चाहिए। वहां पर डिफॉल्ट CRIP में कितना था, वहां पर डिफॉल्ट जो है 1 करोड़ रुपीस का होना चाहिए, यहां पर डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 लाख का होना चाहिए। सेकंड क्या बोला है, इज एलिजिबल टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन नंबर 29A ऑफ द कोड। ठीक है, मतलब मालिक सबसे पहली चीज तो एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, आप MSME होना चाहिए। MSME के साथ साथ क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट कितने का होना चाहिए, 10 लाख का होना चाहिए। आगे इन्होंने क्या बोला है, हैज नॉट अंडरगोन अ PRIRP ड्यूरिंग द 3 years प्रीसीडिंग द इंटीमेशन डेट। ध्यान से सुनना मालिक, ध्यान से सुनना इस प्रोविजन को। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जिस दिन आपने अप्लाई किया है फॉर PRIRP के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उससे 3 साल के अंदर अंदर आप दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक बार यदि आपने PRIRP करवा लिया है तो आप नेक्स्ट 3 years तक अब इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो, ये शॉर्टकट प्रोसीजर का बेनिफिट नहीं ले सकते हो मालिक। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वंस इट इज एप्लीकेबल, इट इज
एप्लीकेबल, या यू कैन से कि इट इज डिस्क्वालिफाइड यू फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। आप अगले 3 सालों के लिए अगेन दोबारा इस स्कीम से डिफॉल्ट करने के बाद, है ना, इस स्कीम के थ्रू आप अपने आप की इंसॉल्वेंसी या डिसोल्यूशन वगैरह फाइल नहीं कर सकते हो। आगे इन्होंने क्या बोला है, इट हैज नॉट कंप्लीटेड अ CIRP ड्यूरिंग द 3 इयर्स प्रीसीडिंग द इंटीमेशन डेट। मतलब आपका ऑलरेडी पहले 3 सालों के अंदर अंदर कभी भी CIRP नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका तो एक खेल ही बन गया है, आप हर कभी उठ के भाई जाते हो और अपनी इंसॉल्वेंसी फाइल करने के लिए एप्लीकेशन दे देते हो कि भाई हम लोग नहीं दे पा रहे, हम भिखारी, हमसे पैसे नहीं दिवा रहे, भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, 4 कंडीशन पढ़ी है अभी तक अपन ने। पहला कौन सा पढ़ा है, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। सेकंड क्या बोला है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके सेक्शन नंबर 29A के अकॉर्डिंग। थर्ड क्या बोला है कि एक बार आपने ये PRIRP ले लिया तो नेक्स्ट 3 इयर्स तक नहीं ले सकते हो, और यदि आपका प्रीवियस 3 इयर्स में कभी भी CIRP हुआ है तो भी आप यहां पर PRIRP नहीं ले सकते हो। इन्होंने क्या बोला है, इज नॉट अंडरगोन CIRP, दोनों में से एक ही होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, या तो PRIRP होगा या फिर CIRP होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या तो PRIRP होगा या फिर CIRP होगा। ठीक है, एंड आगे इन्होंने क्या बोला है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी लिक्विडेटेड बाय अंडर सेक्शन 33 ऑफ द कोड। इस कोड के सेक्शन नंबर 33 में किसी भी टाइप का यहां पर जो डिसोल्यूशन वगैरह है वो डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए। लिक्विडेशन का ऑर्डर जो है वो आपके अगेंस्ट में यहां पर पास नहीं हुआ होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि आप मेरी बात समझ गए हो? हाँ सर, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट है, ये पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट आपको MSME में उद्यम आधार का जो प्रूफ वगैरह है वो प्रूफ यहां पर आपको फाइल करना पड़ेगा। सो मालिक, दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मालिक कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स थे, वो सारे अमेंडमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और इसके बाद एसएच यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, ये अमेंडमेंट आप सारे कवर कर लेना। मुझे जहां तक लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ओपीसी में जो जो चेंजेस आए हैं आप वो पढ़ लेना। उसके बाद में उद्यम आधार, यस उद्यम आधार इज अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद में ये जो पार्ट सी में जो चेंजेस आए हैं ये आपको अच्छे से करके जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और लास्ट टाइम पे आप इस लेक्चर को देख के अपनी प्रिपरेशन कर लेना, सो दैट बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए ये अमेंडमेंट पड़ा हुआ। एंड आ सकता है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 4 to 6 मार्क, 8 मार्क का भी वेटेज आ सकता है आपकी एग्जामिनेशन में। प्लीज इसको रेफर करना, और बाकी मिलते हैं। और मैं गॉड से यही प्रे करूंगा मालिक, आप लोगों के पेपर अच्छे जाए, आप लोगों की एग्जामिनेशन अच्छी हो, और आप फटाफट से आपके एग्जीक्यूटिव लेवल की एग्जाम को, जो ग्रुप 1 दे रहा है वो ग्रुप 1 को क्लियर करके ग्रुप 2 में, और जो बोथ ग्रुप दे रहा है मालिक वो फटाफट से CS प्रोफेशनल में आए। हम लोग और ढेरों सारी मस्ती करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच एंड वर्क हार्ड।